मेरा बाप बचपन में ही मेरी माँ को छोड़कर चला गया था और दूसरी औरत से शादी रचा ली थी। मैं एक लौती बेटी थी, लेकिन हालात की बदकिस्मती ने मेरी किस्मत भी ख़त्म कर दी थी। मुझे अकेली को भी वो हक न मिल सका जो अक्सर लाडले बच्चों को मिलता है। मैंने होश संभालते ही माँ को मेहनत मजदूरी करते हुए देखा था। हम अपने मामा के घर पर रहते थे और मामी बहुत ही ज़्यादा झगड़ा करती थी। माँ बंगले पर काम करने के बाद मामी के घर का पूरा काम करती थी, लेकिन फिर भी वह खुश नहीं होती थी। मामा चुपचाप सब कुछ देखते रहते थे, मगर बहन के खातिर बीवी को कभी कुछ ना कहते थे। शायद वो भी मेरी माँ और मुझे बोझ समझते थे। मैंने कई बार देखा कि माँ अपनी पुरानी तस्वीर देखकर हमेशा उदास हो जाती थी और घंटा भर अपने बहन भाइयों को याद कर कर रोती रहती थी। मेरी माँ की एक और बहन यानी मेरी एक और मौसी थी, मगर हम उनसे कभी नहीं मिले थे। माँ बताती थी कि वह मुल्क से बाहर होती है, लेकिन मामी हमेशा मौसी के बारे में बुरी बातें ही करती थी और कहती थी कि उन्होंने अपनी पसंद से भागकर शादी करी थी, इसलिए उनके यहाँ पर पहले औलाद पर उन्हें सज़ा मिल गई थी। मेरी मौसी का बेटा एक किन्नर था। वो भी अपने माँ बाप के साथ बाहर के मुल्क में ही रहता था। मैं कभी कभी सोचती थी कि अगर वही बेटा इस मुल्क में पैदा होता तो वो क्या इतनी आसानी से अपने माँ बाप के साथ रहने दिया जाता। इसका जवाब सिर्फ नहीं था। फिर उसकी परवरिश माँ बाप ने नहीं बल्कि किसी गुरु ने ही करनी थी। ये सभी हालत देखते हुए और सहते हुए मैं जवान हो गई। मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरी खूबसूरती से हर कोई खुश हो जाता था। दूसरी तरफ मेरी मामा की बेटियाँ खूबसूरत नहीं थी, इसलिए वो मुझसे बहुत ज़्यादा जलती थी। मामी का रवैया मेरे साथ अच्छा नहीं था। वो अक्सर माँ से कहते थे कि बेटी पर नज़र रखो, कहीं ये भी अपने बाप और अपनी मौसी के नक्शे कदम पर ना चल जाए। मुझे अपनी मामी की बातों पर बहुत ज़्यादा अफसोस होता था कि ना जाने क्यों हम दोनों माँ बेटी के लिए इतनी ज़्यादा नफरत रखती हैं वो, जबकि हम तो उनका बुरा नहीं सोचते हैं। एक दिन मेरी सालगिरह पर मामी की दोनों बेटियाँ मुझसे कहने लगी कि आज हम तुम्हें घर से बाहर घूमने फिरने लेकर जाएंगे, तुम बस अपनी माँ से इजाज़त ले लो। लेकिन ये बात मैंने अपनी माँ को नहीं बताई थी। तुम भी मत बताना। मैं घूमने फिरने के शौक में उनकी बातों में आ गई थी और माँ से झूठ कहा कि ट्यूशन वाली बाजी से कुछ सवाल पूछ कर आ रहे हैं, कल मेरा टेस्ट है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब माँ मुझे पढ़ा लिखा कर अफसर बनाना चाहती थी। वो मेरी पढ़ाई को लेकर बहुत ही ज़्यादा फिक्रमंद रहती थी, इसलिए मान गई। मैं घर से अकेली निकली और मेरे पीछे पीछे मेरे मामा की दोनों बेटियां भी आ गई। वो मुझे एक बड़े से होटल में ले गई और कहा कि तुम्हारी भी अच्छी ज़िंदगी गुजारने और अच्छे खाने का हक है, इसलिए आज अपनी सालगिरह पर एंजॉय करो। वो दोनों मुझे एक बेंच पर बिठाकर ये कहकर वहाँ से चली गई कि वो खाने का कहकर अभी आती है। मुझे वहाँ पर अकेले डर तो लगा, लेकिन माँ से बोले हुए झूठ पर अफसोस भी हुआ। मुझे लगा कि थोड़ी देर की बात है, फिर तो घर चले ही जाना है। अभी ये सोचते हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि वहाँ पर एक लड़का आकर सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए मेरा नाम पूछने लगा तो मैं डर गई और इधर उधर नज़र दौड़ाई अपने मामा की बेटिया की तलाश में, जो कि मुझे कहीं पर भी दिखाई नहीं दी थी। मुझे और ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं हो रहा था। मैं जल्दी जल्दी खुद ही उठकर घर की तरफ जाने लगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर और बैठना अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने एक रिक्शा पकड़ा और घर की तरफ चल दी। जब मैं घर पहुँची तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई थी, क्योंकि मामा की दोनों बेटियां तो घर पर वापस आ गई थी और सहन में बैठी थी, जबकि सहन के बीचों बीच मेरी माँ बैठी सर पीट रही थी और मामी ने चीख चीख कर घर की दीवारें हिला दी थी। मुझे कुछ गलत होने का एहसास हो चुका था। सब लोगों की नज़र जब मेरी तरफ हुई तो मामी ने दौड़कर मुझ पर चील की तरह हमला कर दिया और मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैं ना समझी से बार बार पूछने लगी कि मुझे मेरी गलती क्या हुआ है, बताओ तो। इस सारे तमाशे में मेरी माँ खामोश बैठी मुझे पीटती हुई दिख रही थी। मुझे अपनी माँ की खामोशी पर बहुत ज़्यादा हैरत हुई थी कि वो अपनी बेटी को कैसे दूसरों के हाथों पिटता हुआ देख सकती है। आखिर मामा को मुझ पर रहम आ गया और उन्होंने मुझे मामी के चंगुल से आज़ाद दिलवाई और मुझसे पूछा कि मैं अकेली कहाँ पर गई थी। तो मैंने झट से कह दिया कि मैं तो मामी आपकी बेटियों के साथ ही घूमने गई थी, जिस पर वह दोनों साफ मुकर गई। तो मैंने रोते हुए कहा कि लोग झूठ बोल रही हैं। यहाँ एक बार फिर मामी ने मुझ पर हमला किया और कहा कि मैं उसकी बेटियों पर इल्ज़ाम लगा रही हूँ। मैंने कहा कि मैं क्यों इल्ज़ाम लगाऊंगी, जबकि हम तीनों साथ गए थे। तो फिर मेरी मामा की बेटी ने आगे बढ़कर अपना फ़ोन निकाल कर सबके सामने कर दिया। उसके मोबाइल पर नज़र पड़ते ही मेरा तो खून सूख गया और मैं तर तर कटने लगी। वहाँ पर मेरी इस लड़के के साथ तस्वीर मौजूद थी जो होटल में मेरे सामने आकर बैठ गया था। मेरी कज़िन ने सबको बताया कि हमारा कोचिंग सेंटर इसी होटल के पास है और वापसी पर हमने खुद अपनी आंखों से ये देखा है। अब तो मामी ने माँ बेटी पर जुल्म के पहाड़ ही तोड़ डाले थे
और मामा भी एक लफ्ज़ नहीं सुन रहे थे। मैंने सबको रो रो कर सच्चाई बताने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी मेरी कोई बात नहीं सुनी, बल्कि मामी ने मुझे घर से निकल जाने का हुक्म दे दिया। तब से खामोश बैठी माँ ने अब कुछ बोलना शुरू करा और बस इतना कहा, चलो मेरे साथ, अब इस घर से हमारा दाना पानी खत्म हो चुका है। मैंने अपनी माँ के पैर पड़े और कहा कि सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है। वह मुझे किसी यतीम खाने में छोड़कर आ जाओ, खुद को इस उम्र में डर डर की ठोकर खाने के लिए मजबूर मत ना करो। लेकिन माँ ने मेरी एक ना सुनी और हमने मामू का घर छोड़ दिया। माँ मुझे अपने साथ लेकर ट्रेन में बैठ गई। हम न जाने कहाँ पर जा रहे थे, कोई न जाने कोई न मालूम मंजिल ही थी जिसके बारे में मुझे नहीं पता था। 2 दिन का सफ़र तय कर कर हम ट्रेन से उतर गए और टैक्सी में बैठकर काफ़ी महंगे और खूबसूरत इलाके में आ गए। उन दिनों में माँ ने मुझे कोई बात भी नहीं की थी और बस सफ़र में चुपचाप ही रही थी। मुझे अफसोस था कि मुझ पर भी माँ को शक हो गया। क्या माँ को अपनी बेटी पर इतना सभी विश्वास नहीं है? टैक्सी एक बड़े से गेट पर आकर रुक गई। इतना बड़ा और खूबसूरत घर देखकर मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। माँ ने बैल बजाई तो घर में दरवाजे पर बैठे चौकीदार ने दरवाज़ा खोला और हम माँ बेटी घर के अंदर आ गए। घर अंदर से और बाहर से भी ज़्यादा खूबसूरत और आलीशान था। नौकर हमें अंदर पहुँचाकर खुद बाहर लौट गया और हम आरामदायक सोफे पर बैठ गए। कुछ ही देर बाद एक औरत कमरे में दाखिल हुई। उन्होंने बहुत ही महंगे कपड़े पहने हुए थे। अब माँ ने, जो इतने दिन से चुप रो रखे हुए बैठी थी, फौरन उस औरत से हंस हंस कर मिलने लगी और दोनों आपस में ऐसे मिली जैसे कि बहुत दिनों से मिलने के लिए तड़प रही हो। माँ ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा कि मेरी बेटी है। वो फौरन पहले मेरी तरफ लपकी और देखते ही गले लगा लिया। माँ ने मुझे बताया कि तुम्हारी मौसी है और अपने मुल्क वापस आ गई है। मुझे जानकर बहुत ज़्यादा हैरानी हुई और साथ में ये भी सोच में आई कि माँ को मौसी का कैसे पता चला। क्या दोनों ही बहनें कांटेक्ट में थी? मैं भी अब नॉर्मल हो चुकी थी और अपनी मौसी से खुशी से मिली और उनसे बातें करी। मुझे अपनी मौसी के बेटे को देखने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, जिसे सब किन्नर कहते थे, लेकिन वह कहीं पर भी नज़र नहीं आया। कुछ देर बाद हमने अपनी ज़िंदगी का पहला लजीज अच्छा खाना खाया और मौसी ने हम दोनों माँ बेटी को अपना कमरा भी दिखाया जहाँ पर हम आराम करने वाले थे। मैं तो नरम बिस्तर पर दराज होते ही सब कुछ भूल भाल गई और चैन की नींद सो गई। लेकिन आधी रात को माँ ने मुझे जगा दिया और कुछ ऐसा कहा कि मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। माँ ने मुझे कहा कि वह जल्दी मेरी शादी मौसी के बेटे से करना चाहती है क्योंकि मैंने उनका भरोसा तोड़ा है। मैंने माँ से कहा कि वह ऐसा ना करें, मुझे माफ़ कर दें। मैं उनसे झूठ बोलकर बाहर गई थी, लेकिन मेरी किसी लड़के के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मामी की बेटी आज झूठ बोल रही है। लेकिन माँ मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। मैंने भी पैतरा बदल कर कह दिया कि आपने भी तो मुझसे झूठ बोला है और मौसी से मिलती रही हो। तो माँ का हाथ मुझ पर उठ गया। मुझे यूँ लग रहा था कि ये मेरी माँ है ही नहीं जिसे मैं जानती हूँ, ये किसी और के कंट्रोल में है। फिर मैंने ये कहा कि आपको मेरी शादी करनी है तो कर दीजिए, लेकिन मुझ पर इल्ज़ाम लगाने बंद कर दें। अपने भाई और अपने भाई की झूठी मक्कार बेटियों पर एतबार कर मुझ पर कीचड़ मत उछालें। तब माँ ने मेरे सामने एक शर्त रख कर मेरे सर पर एक आसमान गिरा दिया और कहा कि अगर मैं मौसी के बेटे से शादी कर लूँ तो वो मुझे माफ़ कर देगी। जाहिर सी बात है कि वो एक किन्नर था और मैं उससे शादी कैसे कर सकती थी। मैंने फ़ौरन माँ की बात से इनकार कर दिया तो उन्होंने खुलकर कहा कि अगर ये इल्ज़ाम ना भी लगता तो मुझे मौसी के बेटे से ही शादी करनी थी। अगर मेरे दिल में माँ के लिए ज़रा भी हमदर्दी है तो वो मुझसे शादी करनी ही होगी। मुझे अपनी माँ के इस दिल पर और इस बातों पर बहुत ज़्यादा सोच, मेरे पास इसके सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए मैं मान गई। अगले दिन माँ ने मौसी को भी ये खबर सुनाई कि मैं शादी के लिए अब मान चुकी हूँ, तो मौसी भी खुश हो गई थी और मेरे सदके वारी जाने लगी और बुझे हुए दिल से वही बैठी रही थी। दोनों बहनों का खुशी से कोई ठिकाना नहीं था। दोनों कुछ ही देर बाद माँ और कॉल उठाकर अंदर की तरफ चल दी, जबकि मैं वहीं पर बैठी हुई थी। लेकिन मैं भी वहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रही और उठकर उन्हें ढूंढने लगी। इतने बड़े घर में ढूंढना भी मुश्किल था, मगर ढूंढते हुए मुझे एक कमरे से खटपट की आवाज़ आई। मैंने दरवाजे से हल्का सा झाँक कर देखा तो माँ और मौसी के नोटों से भरी हुई गड्डियाँ दे रही थी, जिन्हें लेकर माँ का चेहरा खुशी से तमतमा रहा था। मुझे अब समझ में आया कि मौसी ने माँ को पैसों का लालच देकर अपने नामुकम्मल बेटों के लिए मेरा सौदा कर लिया था और अब मेरी शादी कर रही थी। लेकिन अफसोस तो मुझे अपनी सगी माँ पर था, जिसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया था। मैं वहीं से चुपचाप लौट कर आ गई। जब माँ मेरे पास आई तो मैं भी उनसे मुंह मोड़ ली और कहा कि मैं उसका लालच देख चुकी हूँ, मेरी माँ मेरा सौदा कर चुकी है। तब माँ अपने दुखड़े सुनते हुए कहने लगी कि तुम्हारी मौसी अमीर है और हमारे पास क्या है। इन पैसों से मैं अपना घर खरीदूंगी जो हम दोनों का मजबूत ठिकाना होगा, और फिर तुम भी शादी के बाद अपने पति को मुट्ठी में कर कर ये सारा कुछ अपने नाम कर लेना। बाद में जहाँ चाहे वहाँ पर पसंद से शादी कर लेना। मुझे माँ की बातें सुनकर अफसोस हुआ था,
मैंने साफ साफ कहा कि ये धोखा है, जो आप कर सकती हैं मैं नहीं कर सकती। तो माँ ने भी जवाब दिया कि इस दुनिया ने भी तो हमारे साथ धोखा किया है, बदले में भी हम उन्हें वापस लौटा रहे हैं। पहले तुम्हारी मौसी ने धोखे से मेरे मंगेतर के साथ भागकर शादी कर ली, और फिर तुम्हारे बाप ने भी यही किया। बाद में एक भाई का आसरा था, उसने भी कभी तेरा साथ नहीं दिया। अब जिंदगी एक सुनहरा मौका दे रही है, तो उसे भी गुनाह और सबब के चक्कर में गवा बैठो। मैंने माँ से कहा कि मैं मानती हूँ कि इन सब ने तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन अब आप जो कर रही हैं उनमें और हम में क्या फ़र्क रह जाएगा। लेकिन मेरी माँ मेरी कोई भी बात सुनने समझने को तैयार नहीं थी। उसी रात माँ मुझे वहाँ पर अकेला छोड़कर चली गई थी। सुबह उठने पर मौसी का रवैया भी बदल चुका था, क्योंकि उन्होंने मेरी कीमत अदा कर दी थी। अब मैं एक तरफ से उनकी गुलाम थी। मौसी ने मुझे कहा कि आज वे मेरी शादी अपने बेटे से कर देंगी, जिससे मैं दिल से राज़ी नहीं थी, लेकिन माँ के लालच ने मुझे भी चुप रहने पर मजबूर कर दिया था। उसी दिन मेरी शादी मेरी मौसी के बेटे से हो गई। शादी बहुत ही सादगी से हुई थी, उसमें कोई भी शामिल नहीं था, और पता नहीं माँ भी कहाँ पर चली गई थी। मुझे माँ के लालच पर दिल से मलाल था। शादी के बाद मुझे मेरे पति के कमरे में पहुँचा दिया गया, जहाँ मैं पहले कभी भी नहीं आई थी, लेकिन अब तो उसी कमरे में न जाने कब तक कैदियों वाली ज़िंदगी गुजारनी थी। मुझे अपने खाला की चालाकी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, जिसने मुझे अब तक अपने पति को देखने भी नहीं दिया था। न जाने उसके पीछे कल का क्या मकसद था। कुछ ही देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, और साथ ही कोई भारी आवाज़ के साथ आगे बढ़ा। मैं अपने बेड पर सिमटी हुई बैठी थी, और चोरी की निगाह उन पर डाली तो मेरी निगाह पलटने से इनकार हो गई थी। आने वाला शख्स बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और कहीं से भी किन्नर नहीं लगता था, लेकिन हकीकत तो यही थी कि वह नामुकम्मल था। वो आदमी मेरे पास आकर बैठ गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इतना खूबसूरत मर्द मेरा पति हो सकता है। उसने अपनी वजह से मजबूर मर्दाना आवाज़ में मुझे सलाम किया और हाल पूछा, जिसका मैंने नरम आवाज़ में जवाब दिया, क्योंकि उस वक्त मैं हैरत के साथ में पड़ी थी। मेरे पति ने मुझे मुँह दिखाई पर एक कीमती तोहफा दिया और मुझे खूबसूरत लफ्ज़ों में इजहार किया। मैं भी खुश हो गई और मेरा डर भी कम हो गया। उसके बाद सारी रात प्यार मोहब्बत में गुजर गई, और मुझे उम्मीद नहीं कि मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगी। लेकिन सुबह होते ही एक शोर की आवाज़ से मेरी आँख खुली, और मैंने देखा कि मौसी मेरे कमरे में आ चुकी थी। और मैं हैरान हो गई जब मौसी के साथ एक लड़का तालियां बजाता हुआ और मेरे पैरों में बैठ गया। मैं डर से ठोकर मार कर दूसरी तरफ हो गई थी। आने वाले उस लड़के का अंदाज बिल्कुल किन्नर जैसा था, जबकि मेरा पति कमरे से गायब था। मैंने पूछा कि मौसी ये कौन है, तो मौसी ने मेरे सर पर कहते हुए बम फोड़ा कि यही तो तुम्हारा पति है, और ये रात अपने दोस्तों के साथ गया हुआ था, देर से वापस आया था, दूसरे कमरे में सो गया। मैं अपने कभी पति को देखूं और कभी रात वाले आदमी को देखूं। मेरा दिल चाहा कि अभी ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं, या यहाँ से भाग कर कहीं छुप जाऊं। मैं जाते हुए भी मौसी को कुछ नहीं बताया कि रात को मेरे कमरे में कोई और था। अब तकदीर मेरे साथ कितना बड़ा मजाक कर चुकी है। मैं खुद को संभालते हुए जल्दी से अपना हुलिया ठीक किया और अपने असली पति को देखा, जो कहीं से भी मर्द नहीं लग रहा था। जो रात मेरे कमरे में आया था वह तो अपने अंदाज से पूरा किन्नर था। मैं उसके साथ कैसे ज़िंदगी गुजार सकती थी, लेकिन चुपचाप बर्दाश्त कर लिया। मेरे पति को मेरे रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। वो अपनी ही बातों में मसरूफ़ रहता था और मुझे कम ही बात करता था। मैं भी शुक्र अदा करती थी कि वह मुझसे कभी कम ही मिलता है और अपनी अलग ही दुनिया में रहता है। कुछ ही दिन बाद मेरे पति ने दोबारा दूसरे मुल्क जाने का फ़ैसला कर लिया। मुझे यह सुनकर खुशी महसूस गई कि क्योंकि उसका मेरी नज़रों से दूर चले जाना ही बेहतर था। मेरे पति के जाते ही इतना बड़ा घर खाली ही रह गया था। अब मैं और मेरी खाला ही घर में रहने वाले थे। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी मौसी के दिल में जगह बनाने की कोशिश की और सबसे पहले किचन में सारा काम करने लगी। मैं रोज़ नए नए खाने बनाती और मौसी को खुश करती थी। मैं मौसी के साथ बाहर भी जाने लगी थी। मैं रोज़ नए नए खाने बनाती और मौसी को खुश करती थी। मैं मौसी के साथ बाहर भी जाने लगी थी। मेरी ज़िंदगी में अब कोई कमी नहीं बची थी सिवाय सच्चे प्यार के और एक हमदर्द और एक हमसफ़र के। मैं शादीशुदा लेकिन थी कुंवारी लड़की थी। मुझे कभी भी उस आदमी की याद आती थी जो शादी की पहली रात कमरे में आया था, मगर उसके बाद वह कभी दिखाई नहीं दिया था। मेरे लिए हैरत की बात ये थी कि उसका मकसद क्या था और वह कौन था। साथ ही साथ मुझे अपनी माँ की बहुत ज़्यादा फिक्र रहती थी, जिसे कभी पलट कर मेरी खबर ही नहीं ली थी। एक दिन मैं और मौसी इकट्ठे बाजार गए। वापसी पर हम खाना खाने के लिए एक होटल पर रुक गए। वहाँ मेरी नज़र माँ पर अचानक उस लड़के पर पड़ी जो उस वक्त मेरे पास आकर बैठा था जब मैं अपनी मामा की बेटियों के साथ होटल आई थी। और यह तो वही था जो आज इन सब बातों का जिम्मेदार था, जो आज मेरे साथ हो रही थी। मैं तेज़ी से उसकी तरफ गई और वह भी मुझे पहचान चुका था। मैंने उससे पूछा कि जिस दिन वो मेरे पास आकर बैठा था उसका क्या मकसद था। वो लड़का कुछ लम्हा तो खामोश रहा और फिर उसने सब कुछ सच सच बता दिया कि उसे मेरी मामा की बेटियों ने ऐसा करने के लिए कहा था।
मुझे उस वक्त शिद्दत से ख्वाहिश हुई थी कि काश माँ भी यहाँ पर होती और मेरी बेगुनाही का सबूत अपनी आंखों से देख लेती कि कैसे उनके अपने लिए मुझे अपनी नज़रों से गिनने के लिए सब कुछ ड्रामा किया था। लेकिन माँ होती भी तो कुछ ना करती, क्योंकि उसकी आंखों पर भी लालच की पट्टी बन गई थी। जब हम घर पर वापस आए तो कुछ ही देर बाद मौसी घबराई हुई मेरे पास आई। उसकी उड़ी हुई रंगत देखकर मेरा दिल किसी अनहोनी को बताने लगा। मौसी ने बताया कि माँ का एक्सीडेंट हुआ है और वह अस्पताल में है। मुझे हैरत हुई। मैं माँ की बीमारी का सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और फ़ौरन माँ के पास पहुँची, जहाँ उसने मुझसे माफ़ी मांगी। लेकिन मैं इस इरादे से भी नहीं गई थी और मैं माँ से कहा कि मैं उसे जैसे बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं अपनी माँ का साथ छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। अब माँ अपनी दोनों टांगों से मजबूर हो गई थी। मैं माँ को अपने पास लेकर आ गई और दिन रात उनकी सेवा में एक कर दी थी। साथ ही इस मुश्किल वक्त में मौसी ने मेरा भरपूर साथ दिया था। एक रात मैं माँ के पास से उठकर अपने कमरे में जाने लगी तो मुझे घर के पिछले हिस्से से आवाज़ आई। मेरे कदम खुद ही खुद उस तरफ चलने लगे और मैंने देखा कि वहाँ पर मौसी के साथ कोई दूसरा भी है, जिससे मौसी राजदारी में बातें कर रही है। मैं वहाँ से पलट आई, लेकिन मुझे अब मौसी पर नज़र रखने की ज़रूरत थी। वो एक नया खेल खेल रही थी। मैंने खाला पर नज़र रखी और फिर उसी जगह पर आधी रात को मैंने मौसी को जाते हुए देखा तो मैं भी उसके पीछे पीछे चली गई, जहाँ मेरी मौसी इस आदमी से बातें कर रही थी जो शादी की पहली रात मेरे कमरे में आया था। मौसी उसे पहले से ही जानती थी और मेरे साथ धोखा कर रही थी। हालांकि मैंने उन्हें अपनी माँ जैसा समझा था और दिन रात उनकी सेवा की थी। मैंने अगली रोज़ सारी बातें अपनी माँ को बता दी। माँ इस सारे मामले से अनजान थी। मैंने माँ को जताया कि तुम्हारे लालच ने हमें इन हालात में लाकर फेंक दिया है। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। ज़िंदगी में तुम्हारे अपनों ने तुम्हें धोखा दिया क्योंकि तुम्हारी नीयत में खोट थी, लेकिन मेरी नीयत ख़राब नहीं है, इसलिए मैं सच्चाई का पता लगा कर ही रहूँगी। अगले दिन मैं मौसी के जाने से पहले दोबारा वहाँ पर पहुँच गई और एक जगह पर छुप गई। जैसे ही वो आदमी दीवार को लगता आया तो मैं मौसी के सामने निकल कर आ गई। वो मुझे देखकर एक लम्हे के लिए सर पटक कर रह गई। मैंने उस आदमी से कहा कि तुम कौन हो और इस घर से तुम्हारा क्या रिश्ता है। तो उसने मुझे सुकून अंदाज में सवाल का जवाब दिया कि वह मेरी मौसी का बेटा है। मुझे उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं था, क्योंकि मौसी का एक ही बेटा था जो कि किन्नर था। अब मुझे बदनसीब का पति। मैं उससे सच्चाई पूछने ही वाली थी, क्योंकि पीछे तो मुझे मौसी की आवाज़ आई। मौसी ने कहा कि यही मेरा बेटा है। तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैंने उनसे पूछा तो वह कौन था जिसे वो मेरे कमरे में लाकर आप मेरा पति बता रही थी। तो मौसी ने फिर मुझे सारी हकीकत बता दी। जब उन्होंने शादी की तो सारे घर वाले शादी के खिलाफ थे, क्योंकि मौसी का पति मेरी माँ का मंगेतर था, लेकिन उन्हें मौसी पसंद आ गई थी। शादी के बाद पहले बच्चे की पैदाइश पर माँ मौसी के पास गई और वापस आकर ख़ानदान में मशहूर कर दिया कि मौसी ने एक किन्नर को जन्म दिया है। अपने बेटे के मुस्तकबिल से घबराकर मौसी और उनके पति मुल्क से बाहर जाने का फैसला कर लिए थे, लेकिन मौसी ने हमेशा दिल बड़ा रखा और माँ से रिश्ता ख़त्म नहीं किया, जबकि माँ बदले की आग में जल रही थी। माँ को सिर्फ इस सच्चाई का पता था कि मौसी का बेटा ठीक है, इसलिए कुछ साल बाद मेरा रिश्ता मौसी के बेटे को देने के लिए भारी रकम का कहा। लेकिन यहाँ मेरी मौसी के बेटे ने मेरी माँ से कहा कि मैं किसी लालची लड़की से शादी नहीं करूँगा। इसलिए मौसी ने मेरा इम्तिहान लेने के खातिर शादी की पहली रात के बाद अपनी असली बेटे के सामने नहीं लाई, जबकि एक किन्नर को अपना बेटा बनाकर कुछ टाइम तक मेरा टेस्ट लिया। मैं अपने इम्तिहान में कामयाब हुई थी, क्योंकि मैंने कभी भी अपनी मौसी की दौलत पर नज़र नहीं रखी थी और ना ही उनकी दौलत का लालच मेरे दिल में था। मेरे पति और मेरी मौसी ने मुझसे माफ़ी मांग ली थी और मैं भी अपनी माँ की तरफ से अपनी मौसी से माफ़ी मांगी थी। अब मैं अपने पति के साथ ही रहती हूँ और दुनिया हमारी जोड़ी की मिसाल देती है। मेरी माँ इस दुनिया से जा चुकी है, लेकिन मुझे खुशी है कि जाते जाते उन्होंने अपनी गलती का एहसास हो गया था और उन्होंने सबसे माफ़ी मांग ली थी। धन्यवाद दोस्तों।